वेलकम, स्वागत है आप लोगों का हमारा चैनल बीट योर बेस्ट। अभी हमें पता है कि एग्जाम नहीं होने वाला है नजदीक में, रिजल्ट भी नहीं आए हैं, इसीलिए बहुत कम व्यूवर्स हैं। लेकिन जो लोग देख रहे हैं उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि वो सब्सक्राइब करें। और हम लोग आज पढ़ने जा रहे हैं पीसी 16, 12 और 21 तीनों में बराबर इम्पोर्टेंट पीपीडब्ल्यूए कोड। और इसका हम लोग पढ़ रहे हैं चैप्टर 10, और 10 में ये जो है वो 10.5 वीडियो है। इसका मतलब है कि 4 वीडियो ऑलरेडी बन चुके हैं, ठीक है। और हम लोगों ने कल जो कवर किया था वो 10.2.18 तक कवर कर लिया था। आज हम लोग 10.2.19, 20, 21 और उसके बाद में 10.3 कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं 10.2.19, ठीक है ना। कोई पढ़ेगा 10.2.19? हेलो, 10.2.19 को पढ़ेंगे? नहीं, कोई बात नहीं, नहीं पढ़ता हूँ। हाँ सर, पढ़ रहे हैं। पढ़िए, कोई तो लाज बताइए। 10.2.19A Payment for work done or supply made on a running account should ordinarily be made monthly in terms of the relevant clause of the contract agreement. Both the quantities and amount of each distinct item of work or supply should be shown separately in a bill, except in the case of advance payment when quantities need not be specified. ठीक, अब रुक जाइए, ठीक है। तो हम लोग क्या देख रहे हैं? हम लोग देख रहे हैं 10.2.19, ठीक है। और हम लोगों ने क्या देखा इसमें, जो संदीप जी ने पढ़ा अभी, तो हम लोग इसको देखते हैं यहाँ से। 10.2.19 कह रहा है कि हम लोग आरए बिल में पेमेंट करते हैं, बिल्कुल सही। और आप लोगों ने इसका एमसीक्यू बनाया था, तो आपने देखा था कि उसमें ऑर्डिनरीली एक क्वेश्चन पूछा गया था कि आरए बिल में ऑर्डिनरीली कब पेमेंट किया जा सकता है। तो आरए बिल में ऑर्डिनरीली आप मंथली पेमेंट करते हैं, लेकिन ये क्वेश्चन केवल और केवल एमसीक्यू के लिए है। हकीकत ऐसा नहीं है। ऑर्डिनरली का मतलब कोई नियम नहीं है, कभी भी पेमेंट हो सकता है। ऐसा भी संभावना है कि 2-3 महीने तक एक भी आरए ना आए, और मैंने खुद ही एक महीने में 3-3, 4-4 आरए आते हुए देखा है, ठीक है। तो ऑर्डिनरली का मतलब ये केवल एमसीक्यू पर्पस के लिए है। और जब आप आरए बिल बनाते हैं तो वो 3 पार्ट में होता है, पार्ट 1, 2 एंड 3, ठीक है। पार्ट 1 में वर्क डन एंड मेजर्ड होता है, ठीक है। वर्क डन एंड मेजर्ड, इसी में आपका जो क्लाउज है, सॉरी वो कॉलम्स हैं, उसमें अप टू डेट, ठीक है, वर्क डन और सिंस प्रीवियस बिल वाला मामला आता है। जब आप इसको देखेंगे आरए बिल को, आरए बिल आपको तो फॉर्म का नंबर पता ही होगा, फॉर्म नंबर 26 होता है ना, बिल्कुल सही। इसी में और बहुत सी चीजें आती हैं, जैसे कि क्वांटिटी, स्पेसिफिकेशन, आइटम नंबर, ठीक है, ये सब बहुत सी चीजें आती हैं। तो आरए बिल में जब आप देखेंगे तो इसमें जो आगे की लाइन में लिखा हुआ है, वो लिखा हुआ है कि केवल एडवांस पेमेंट को छोड़ दिया जाए, ठीक है। जबकि आपको पता है कि एडवांस पेमेंट जो होता है वर्क डन नॉट मेजर्ड होता है ना, एडवांस पेमेंट। तो अगर एडवांस पेमेंट को छोड़ दिया जाए तो हर एक केस में, ये पार्ट 1 होता है ना, ये वाला पार्ट 1, इसमें हर एक आइटम स्पेसिफाई किया जाता है क्वांटिटी और अमाउंट के हिसाब से। तो आप उसको आरए बिल का जो कॉलम होता है उसमें से आप देख सकते हैं, आपको आराम से मिल जाएगा। आगे इसमें लिखता है कि सच पेमेंट विल बी ट्रीटेड एज पेमेंट ऑन अकाउंट, बिल्कुल सही। जब आप आरए बिल में पेमेंट करते हैं तो उसको ऑन अकाउंट पेमेंट भी कहा जाता है। ये आपने कहाँ देखा है? ये आपने देखा है चैप्टर 2 में, ठीक है। चैप्टर 2 एक बार आप ओपन कीजिए और उसका पॉइंट नंबर
ऑन अकाउंट पेमेंट वाला एक बार पढ़िए, उससे आप लोगों को बहुत आसानी होगी। ऑन अकाउंट पेमेंट पॉइंट नंबर है 40। तो कोई अभी आदमी 40 पढ़िए, एनीवन, ऑन अकाउंट पेमेंट वाला मामला पढ़िए, चैप्टर 2 पॉइंट नंबर 40। थोड़ा प्रॉम्प्ट रहिए जो नए लोग हैं, क्योंकि जो पुराने लोगों थे उन लोगों ने बहुत बहुत क्विक रिएक्ट किया है। मेरे साथ में पढ़ना हो तो थोड़ा सा प्रॉम्प्ट रहिए, ठीक है? पढ़िए, हाँ पढ़िए। On account payment or payment on account means a payment made हाँ 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 on a running account to a contractor in respect of work done or supplies made by him and duly measured. Such payments and duly measured, may or may not be for the full value of work or supplies. If it is an intermediate payment, it is subject to final settlement of the running account on the completion of the contract for the work or supplies. इसका मतलब क्या मैं आपको बताऊं? आपने जो देखा ना कि ये जो ऑन अकाउंट पेमेंट होता है ना, इसमें 3-4 चीजें बताई गई हैं। क्या क्या? ऑन अकाउंट पेमेंट, इसका मतलब बताया गया कि ये हर हाल में मेजर्ड होगा, पॉइंट 1। पॉइंट 2, ये इंटरमीडिएट भी हो सकता है और फाइनल भी हो सकता है ना? इंटरमीडिएट भी हो सकता है और फाइनल भी हो सकता है। अगर इंटर पेमेंट है, इंटरमीडिएट, ठीक है, तो क्या होगा? ये सब्जेक्ट टू एडजस्टमेंट होगा, ठीक है? हालांकि इसमें से जो मेजर्ड है आप देख सकते हैं, इसमें नॉट मेजर्ड वाला हिसाब नहीं है ना? तो इसीलिए इसको आरए बिल को ऑन अकाउंट पेमेंट भी कहा जाता है, ठीक है? और जो नॉट मेजर्ड वाला है उसको ऑन अकाउंट पेमेंट नहीं कर करके हम लोग एडवांस पेमेंट कहते हैं, ठीक है ना? तो यहाँ ये मामला आप लोगों को समझ में आ गया होगा। 10.2.19 से हम लोग फिर से आ जाएंगे वापस, ठीक है? यहाँ पे एक बात और लिख रहा है, वो क्या है कि सब्जेक्ट टू एडजस्टमेंट इन द फाइनल बिल विच विल बी ड्रॉन इन द अप्रोप्रिएट फॉर्म, दैट इज CPW 27B, ठीक है? यहाँ पे जो CPW 27B की बात हो रही है वो लमसम कॉन्ट्रैक्ट के लिए है। ये आपने देखा होगा, ठीक है? 27A और 27B, 27 ऑन अकाउंट होता है और 27 फाइनल होता है, ठीक है? ये आपने जरूर देखा होगा लमसम वाले में। ये लमसम वाला जो चैप्टर 12 है या 13 है? नहीं, 13 तो सस्पेंस है, 12 है ना? चैप्टर 12 है कि नहीं? 11 तो वर्कशॉप है, 12 लमसम पे है ना? ठीक है, तो वहां पे आप देखिएगा आगे पॉइंट में लिखा हुआ है कि येलो पेज यूज किया जाएगा फाइनल पेमेंट के लिए। तो ये हर जगह होता है, ठीक है? येलो पेज फाइनल पेमेंट के लिए, ठीक है? तो यहाँ पे आपने देख लिया ऑन अकाउंट पेमेंट क्या होता है। आपने ये भी देखा कि आरए बिल से किस तरीके से पेमेंट करते हैं। इसमें और ऐसी कुछ बात अलग से नहीं है। हम लोग मूव करते हैं 10.2.20 में। नाउ 10.2.20 स्टेट्स दैट secured advance for finished work on an indenture is form 31 has been signed by contractor, ठीक है? तो ये जब होता है ना, डिविजनल ऑफिस एसडीओ सी करता है, एक मिनट जाइएगा, एसडीओ सी करता है या फिर डिविजनल ऑफिसर ना, डीओ, डिविजनल ऑफिसर सी करता है, समझे? सिक्योर्ड एडवांस को लेकर के शुड सी, ठीक है, सिक्योर्ड एडवांस को लेकर के कि इंडेंचर फाइनल फिनिश्ड वर्क के लिए, ठीक है, कि इसका इंडेंचर साइन किया कि नहीं फॉर्म 31 में। इसी के बारे में कल लव कुमार जी चर्चा कर रहे थे, ठीक है? और कौन साइन करेगा? कॉन्ट्रैक्टर साइन करेगा, कॉन्ट्रैक्टर, ठीक है? और वो क्या है? इंडेंचर, ठीक है? इंडेंचर क्या हो सकता है? देखिए, जैसे इंडेंट होता है ना, इंडेंट को ही इंडेंचर कहा गया है, ठीक है? वो ये बताएगा कि आप उसने मतलब मटेरियल कौन से मटेरियल साइट पे गिराए हैं, ठीक है? लेकिन इसमें साफ लिखा हुआ है कि डिटेल अकाउंट ऑफ एडवांसेस मस्ट बी केप्ट इन फॉर्म 26A, ठीक है? यहाँ पे लिखा हुआ है डिटेल अकाउंट ऑफ एडवांसेस, वो 26A में मेंटेन किया जाएगा।
ये इंडेंचर है और ये डिटेल अकाउंट ऑफ एडवांसेस है, ठीक है। यहाँ पर 31 में एडवांस की चर्चा नहीं है, मटेरियल की चर्चा है, मटेरियल एट साइट की, ठीक है, जिसपे उसका एडवांस चाहिए। और डिटेल अकाउंट ऑफ एडवांस का मतलब है रुपीज की चर्चा है, कितने रुपए का एडवांस दिया गया और एडजस्टेड, कितने को एडजस्ट किया गया, समझ रहे। तो यहाँ पे पॉइंट क्या है कि जो आपका 26A में चढ़ गया वो सिक्योर्ड एडवांस का मामला है, जैसा कि हमने यहाँ पे लिख दिया है। इसको एमबी में रिकॉर्ड नहीं किया जाता है। हम फिर से एक बार कह देते हैं, ध्यान से सुन लीजिएगा कि सिक्योर्ड एडवांस जिसको 26A में लिखा जाता है, नॉट रिकॉर्डेड इन 26, मतलब या तो 26 में होगा या तो 26A में होगा, सॉरी 26 में होगा या तो 26A में होगा। 26 तो आपको पता ही है एमबी का है, एमबी बराबर फॉर्म 26 है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ कि पेमेंट आप कर रहे हैं एमबी जो कि वर्क डन एंड मेजर्ड है और 26A के आधार पर एडवांस में। इंपॉर्टेंट लाइन क्या है कि जब आपको यहाँ पे पेमेंट करना, हाँ बोलिए बोलिए मैम। MB 23 हाँ सॉरी, ठीक, थैंक यू फॉर करेक्शन, थैंक यू, ठीक है। तो आप क्या कर रहे हैं कि अगर यहाँ पे आपको पेमेंट करना है तो जो भी यहाँ पे यूज्ड हो गया है उतना यहाँ से माइनस होता है, ठीक है, 26A से। इसी तरीके से ये पेमेंट होता है, यानी कि मान लीजिए मटेरियल एट साइट है, साइट का मतलब नॉट कंज्यूम इन वर्क, ठीक है, नॉट कंज्यूम्ड इन वर्क, ठीक है ना। अब क्या हुआ कि नॉट कंज्यूम्ड इन वर्क है तो 23 में नहीं आएगा। व्हेन कंज्यूम्ड इन वर्क, जब ये कंज्यूम हो जाएगा, ठीक है, व्हेन कंज्यूम्ड, तो ये किस में आ जाएगा 23 में, और यहां से 26A से वो माइनस हो जाएगा और प्लस हो जाएगा किस में, एमबी में, समझे। इस तरीके से होता है उसका पेमेंट। तो आप समझ गए होंगे कि सिक्योर्ड एडवांस वाला मामला होगा उस समय वहां पे रिकॉर्ड किया जाएगा, तो एमबी में रिकॉर्ड नहीं होगा। आगे लिख रहे हैं, पार्ट 1 ऑफ आरए बिल एंड फॉर्म 26A शुड बी कंपेयर्ड। बिल्कुल सही, जो मैंने आपको बताया था अभी आरए बिल के बारे में मैंने बताया कि पार्ट 1 में क्या क्या लिखा होता है और 26A उसको कंपेयर किया जाता है, ठीक है, कि कितना आपका 26A से माइनस हुआ है और कितना पार्ट 1 ऑफ आरए में प्लस हुआ है ना। ये तो मैंने अभी बताया, पार्ट 1 ऑफ आरए, अभी मैंने बताया था आरए 3 पार्ट में होता है, ठीक है, कंपेयर किया जाता है किससे, 26A से, ठीक है ना। आप इस 26A को इनकम टैक्स का फॉर्म मत समझ लीजिएगा। आगे, नो रिकॉर्ड इन एमबी ऑफ मटेरियल एज इन फॉर्म 26A, हाँ ये मैंने लिख दिया है, इसमें और ऐसा कुछ नया नहीं है, ठीक है। नाउ वी आर मूविंग टू द पॉइंट नंबर 10.2.21 दैट इज एड टू कॉन्ट्रैक्टर, ठीक है। तो हम लोग शुरू 20 में हम लोग गए कि नहीं गए सर? ये आरए बिल के 20 दो में तो गए। पार्ट और आप बता दीजिए ना। हाँ मैं बताता हूँ, सुन लीजिए, देख लीजिए, देखिए आरए बिल, ठीक है, 3 पार्ट में है। आरए बिल जो मैंने हमेशा बनाया है उसकी मैं बात कर रहा हूँ। इवन कैशबुक जो हमारे लिखना था एग्जाम में, डिविजनल अकाउंटेंट ग्रेड एग्जाम में, वहां भी एक 25 नंबर का क्वेश्चन था, ठीक है, आरए बिल का। तो पार्ट 1 था, वो था वर्क डन एंड मेजर्ड, ठीक है। इसमें क्या होता है, डिटेल्ड क्वांटिटी, ठीक है। होता क्या है, पार्ट 1 जो होता है ना इतना बड़ा होता है कि अमूमन वो फॉर्म में आता ही नहीं, सिमटता ही नहीं है, क्योंकि बहुत बड़े बड़े काम चलते हैं। ऐसी स्थिति में इस पार्ट 1 के साथ में सेपरेट कई A4 साइज के पेपर उसमें अटैच किए जाते हैं, सब में पार्ट 1 लिखा रहता है, पार्ट 1 ऑफ 26 का आरए, पार्ट 1 ऑफ 26 का आरए, हर एक पेज में लिखा रहता है, 26वां आरए बिल, 26वां आरए बिल, हर एक में लिखा रहता है, ठीक है। तो ये पार्ट 1 हो गया, आपने देख लिया, ठीक है। इसके पार्ट 2 में थोड़ा सा एडवांसेस के बारे में, ठीक है। एडवांसेस में मोटा मोटी तीनों एडवांसेस आते हैं, ठीक है। वो कौन सा, एडवांस पेमेंट, सिक्योर्ड एडवांस और मोबिलाइजेशन एडवांस, ठीक है। तो तीनों तरह के एडवांसेस आते हैं। और पार्ट 3 को कहा जाता है, पार्ट 3 को मेमोरेंडम ऑफ पेमेंट, मेमोरेंडम ऑफ पेमेंट, ठीक है। और मेमोरेंडम ऑफ पेमेंट ही वो पोर्शन है जिसमें कि आप, जैसे आप लोगों ने इनकम टैक्स भरा होगा ना, तो इनकम टैक्स का जो तीसरा पन्ना होता है सबसे लास्ट वाला, उसमें आपका ग्रॉस सैलरी होता है, फिर डिडक्शन होता है,
फिर पेबल इनकम होता है, उसके बाद फिर इनकम टैक्स कैलकुलेट होता कि नहीं होता है? ऐसे मेमोरेंडम ऑफ पेमेंट में, ठीक है, ग्रॉस वर्क, ठीक है, ग्रॉस फिगर, वर्क नहीं, ग्रॉस फिगर, समझे? उसके बाद में डिडक्शन, और डिडक्शन में बहुत सारा होता है, और फिर नेट फिगर या चेक फिगर। नेट फिगर नहीं होता है, चेक फिगर, ठीक है। एक बार मैं आपको केवल ये बताता हूं, मेमोरेंडम ऑफ पेमेंट, आप देखिए बहुत मस्त है, ठीक है, दिखाता हूं, देखिएगा ध्यान से। पिछले क्लासेस में मैंने आरए को बहुत बार, कई बार डिफाइन किया है, देखिएगा ध्यान से। मैं बात कर रहा हूं आरए पार्ट 3, मतलब मेमो ऑफ पेमेंट, ठीक है। अब आप देखिए कैसे कैसे लिखा रहता है, लिखा रहता है, ठीक है, वर्क डन सिंस प्रीवियस बिल, क्योंकि आपने अप टू डेट का पेमेंट नहीं करना है, आपको सिंस प्रीवियस बिल का पेमेंट करना है ना, सिंस प्रीवियस बिल का। और ये कहां से लिया गया है? ये लिया गया है आपको पार्ट 1 से, है ना, फेस्ट फ्रॉम पार्ट 1, फ्रॉम पार्ट 1, ठीक है। अब एक एग्जांपल दे देते हैं, उससे आसानी से समझ में आ जाएगा। सिंस प्रीवियस बिल में मान लीजिए 1 लाख का काम हुआ है, ठीक है, 1 लाख का काम हो गया। अब आप देख लीजिए यहाँ पे हम सबसे पहले क्या क्या कर सकते हैं। तो आपका अभी डिडक्शन स्टार्ट नहीं हुआ है, डिडक्शन स्टार्ट होगा उसका, जैसे आपको मैंने बताया ना कि इनकम टैक्स में होता है, आपका ग्रॉस होता है, उसमें से कुछ आपके एग्जेम्पशंस होते हैं। वैसे ही अगर आपने अमाउंट विदहेल्ड कर लिया, ठीक है, विदहेल्ड करने की वजह, तो आपको पहले पिछले ही वीडियो में मैंने बताया था कि अगर मान लीजिए कि क्वांटिटी में कम हो जाए या सब स्टैंडर्ड काम करे, तो आपको फुल पेमेंट नहीं करना है, पार्ट पेमेंट करना है, ठीक है। तो आप अमाउंट विदहेल्ड करेंगे, ठीक है। या तो ये तरीका हो सकता है जो कि गुजरात में प्रचलित है, अमाउंट विदहेल्ड। मान लीजिए कि पार्ट पेमेंट हमको करना है 40,000 विदहेल्ड कर लेना है, ठीक है। 40,000 विदहेल्ड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 40,000 माइनस कर लेने के बाद में 60,000 रुपया बचेगा, ठीक है। और ये गुजरात का तरीका है। और झारखंड का तरीका क्या है? जीजे लिख देता हूँ, ठीक है। और झारखंड का तरीका क्या है? अमाउंट विदहेल्ड नहीं लिखते हैं, सीधे लिखते हैं पार्ट पेमेंट या पेमेंट लिमिटेड टू, ठीक है, पेमेंट लिमिट लिखते हैं। यहाँ पे मैंने जब पहली बार देखा था तो मुझे बहुत आश्चर्य हुआ था, लेकिन ऐसा ही लिखते हैं पेमेंट लिमिट। तो यहाँ पे 40,000 माइनस नहीं करेंगे, सीधे 60,000 लिख देंगे। इसका मतलब है कि आप समझिए कि 40,000 माइनस हुआ है, ठीक है। ये जब माइनस हो जाएगा तो अमाउंट विथहेल्ड को अब आपको इसके ऊपर डिडक्शन लागू करना है, ठीक है। क्योंकि जब ये विथहेल्ड अमाउंट रिलीज करेंगे उस समय पूरे डिडक्शन के साथ रिलीज करेंगे, इसलिए पहले डिडक्शन कर लेने के बाद विथहेल्ड नहीं करते हैं, ये डिफरेंस है। अब आपको क्या लागू करना है? डिडक्शन, ठीक है। तो डिडक्शन कौन से होते हैं? डिडक्शन 3-4 तरह के होते हैं जो पॉपुलर है। उदाहरण के तौर पे सबसे पहला है एसडी, मतलब सिक्योरिटी डिपॉजिट, है ना। और वो कितना होता है? 2.5%, 2.5%, ठीक है। तो अब 2.5% एसडी किसका होगा? ये 60,000 का, 1 लाख का नहीं, जो अमाउंट विदहेल्ड करने के बाद में आपके पास में आया है वो अमाउंट, ठीक है। तो 60,000 का 2.5% कितना होगा? 60,000 का 5% होगा 3,000, तो 2.5% होगा 1,500 रुपए, है ना। तो 1,500 रुपए, ठीक है। उसी तरीके से आपका आईटी भी मान लेते हैं, ये 2% होगा, ठीक है। तो 2% हो गया तो कितना हो गया? 1,500, 15,000 लिख दिया ना मैंने, गलत कर दिया, ठीक है। 2% का मतलब हो गया 1,200 रुपए, ठीक है। अब मान लीजिए कि इसमें जीएसटी भी काट लिया आपने 2%, ठीक है, फिर 1,200 रुपए काट लिया आपने। और यहाँ पे लेबर सेस कटता है, लेबर सेस 1%, अब आपने कितना काटा? 600 रुपए, ठीक है। और कुछ काट ले, यहाँ पे एक रॉयल्टी कटता है, रॉयल्टी, ठीक है। रॉयल्टी मान लीजिए 4% का था, तो कितना हो गया? 2,400 रुपए। अब आपका चेक फिगर लिखेगा, चेक फिगर, समझे, चेक फिगर। अब कोई मैथमेटिशियन है जो मुझे कैलकुलेट करके बताएगा कि इन सबको चारों को जोड़ने के बाद में ये 60,000 आना चाहिए, तो चेक फिगर कितना होगा? सब जोड़ देंगे तो 60,000 आएगा। चेक फिगर का बताइए तो रकम कितनी होगी? मैं डबल जीरो लिख देता हूँ, इसके दर में कितना होगा बताइए तो जरा, चेक फिगर। अच्छा वो नीचे आ जा रहा है क्या? तो चेक फिगर हम उधर लिख देते हैं ऊपर में, ठीक है, बहुत नीचे हो गया है। चेक फिगर हम इधर लिख देते हैं, यहाँ पे बताइए चेक फिगर कितना होगा? कोई बोलेगा हाँ या ना? चलिए इसको हम जोड़ देते हैं, 12 दूना 24, 24 और 3,000, ठीक है, 3,000 और 2,000 5,000,
5,000 और 1,000 6,000, 6,900 रुपए। ठीक है, तो 60,000 में 6,900 माइनस हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ 100 बच गए और 7,000 माइनस कीजिए। ठीक है, तो 60,000 में 7,000 गया 53,000, है ना। 53,100 रुपए का चेक बनेगा। यही फिगर, यही पूरा का पूरा पार्ट 3 है, पूरा का पूरा मेमोरेंडम ऑफ पेमेंट। और ये जो बना ना, ये वाला, ये पोर्शन, इसको कहा गया एब्स्ट्रैक्ट। क्या कहा गया इसको? एब्स्ट्रैक्ट। ठीक है, और यही वाला एब्स्ट्रैक्ट जो होता है वो आपके एमबी में रिकॉर्ड होता है, मेजरमेंट बुक में। मेजरमेंट बुक में जहां मेजरमेंट लिखा जाता है उसके आखिरी पन्ने में उसको रिकॉर्ड किया जाता है, एब्स्ट्रैक्ट को। ठीक है, तो मंजू मैडम आपको ये बात समझ में आई, हाँ या ना बताइए। बोलिए। कुछ तो बोलिए, कोई भी कुछ भी बोलिए। मेरी आवाज आ रही है आप लोगों तक? जी सर। आवाज एकदम क्लियर है सर। है ना। तो आप लोगों को कंफ्यूजन है यहाँ तक, तो मैं आगे बढ़ूं वरना फिर से बताऊंगा। बोलिए, तो आगे बढ़ जाऊं? चलिए, अब हम लोग आते हैं 10.2.21 और 22 पे। बहुत आसान है। 10.2.20 और 21, सॉरी। तो 10.2.21 को पढ़िए, जब तक मैं मिटाता हूं तब तक। हाँ सर, 10.2.21 हाँ it पढ़िए। is necessary sometimes in the interest of work to engage laborers or contractors or to incur other liabilities on behalf of the contractor concerned with a view to complete the work which he has neglected or failed to complete. बस In रुक जाइए। such a case, ठीक है, नहीं अब रुक जाइए। तो यहाँ पे क्या हुआ भाई, आपको एड करना है, मैंने मदद करना है, एड टू गवर्नमेंट। ठीक है, सॉरी, एड टू कॉन्ट्रैक्टर। एड टू कॉन्ट्रैक्टर में कॉन्ट्रैक्टर की गलती हो जाए। ठीक है, कॉन्ट्रैक्टर की गलती हो जाए, वो क्या करे, या तो नेग्लेक्ट कर दे, ठीक है, या फिर इनकम्प्लीट कर दे, है ना। क्या लिखा होता है वर्ड? नेग्लेक्ट और फेल्ड। ठीक है, फेल टू कंप्लीट। ठीक है, अब अगर कॉन्ट्रैक्टर वर्क को नेग्लेक्ट कर दे और फेल हो जाए कंप्लीट करने में, जैसा कि यहां पे हुआ था, मैं आपको बता देना चाहता हूं कि प्रैक्टिकल में क्या होता है। हजारीबाग है, हजारीबाग टू कोडरमा। ठीक है, एक बहुत बड़ी सड़क बन रही थी, सड़क, रोड, और कौन बनवा रहा था? नहाई, NHAI, समझे। और ये जो सड़क बन रहा था वो 6 लेन बन रहा था, और इसकी टेंडर हुई थी आज से 5 साल पहले। 5 साल पहले जब टेंडर हुआ था ना, तो उस समय में जो कॉन्ट्रैक्टर था उसने काम नेग्लेक्ट कर दिया या फेल हो गया, उसने काम कंप्लीट नहीं किया। ऐसी स्थिति में उसको रीटेंडर किया गया। ठीक है, ये प्रोसीजर होता है, रीटेंडर किया गया और नए कॉन्ट्रैक्टर को काम दिया गया और पुराने कॉन्ट्रैक्टर को ब्लैकलिस्ट किया गया। ठीक है, ओल्ड कॉन्ट्रैक्टर को क्या किया गया? ब्लैकलिस्ट। हालांकि ब्लैकलिस्ट के बारे में CPWA कोड में नहीं लिखा हुआ है क्योंकि वो डिपार्टमेंटल प्रोसीजर है। ठीक है, लेकिन ब्लैकलिस्ट किया ही जाता है, वो कंपलसरी मानिए, वो अपवाद नहीं है, राइट। अगर कोई फेल हो जाए या नेग्लेक्ट कर दे, और वहां तो काम उसने बिल्कुल अधूरे में छोड़ दिया, लेकिन मान लीजिए कि एक विधानसभा हमारा बन रहा था यहाँ पे रांची में, जो रांची के वो जानते हैं। ठीक है, और नरेंद्र मोदी साहब का उद्घाटन का डेट तय हो गया। तय हो जाने के बाद में वो जो काम था वो काम कंप्लीट ही नहीं हुआ था। लास्ट 2 और 3 डेज में उसको काम को कंप्लीट करना था, जो उस कॉन्ट्रैक्टर के बस की बात नहीं थी। तो डिपार्टमेंट ने अपनी तरफ से लेबर इंगेज कराया। ठीक है, डिपार्टमेंट ने अपनी तरफ से लेबर इंगेज कराया। ठीक है, अब आपको मामला समझ में आ रहा है ये क्या कह रहा है? ये एक तरह से कॉन्ट्रैक्टर को मदद ही तो कर रहे हैं। बाद में हम उससे एक्शन लेंगे, हमको ब्लैकलिस्ट करना है कि जो करना है हम बाद में देखेंगे, लेकिन उस समय फॉर द गुड ऑफ वर्क कंप्लीशन हम लोग कॉन्ट्रैक्टर को मदद कर रहे हैं, हम लोग डिपार्टमेंटल लेबर इंगेज करा करके उसको दे रहे हैं। ये काम अगर आप करते हैं तो आपको ये ध्यान रखना है कि कॉन्ट्रैक्टर जब बिल रेज करेगा उस समय हमने चूंकि डिपार्टमेंटल लेबर इंगेज किया था, कॉन्ट्रैक्टर उसका डबल पेमेंट ना ले ले, इतना आपको ध्यान में रखना होगा। ठीक है, यही इसका मेन मुद्दा है। ठीक है ना, लेकिन जब भी इस तरह का एड दिया जाएगा, इट इज
it is permissible to spend government fund on behalf of a contractor in accordance with the terms of his agreement, ठीक है. Otherwise, no advance or recoverable payment should be made to or on behalf of contractor, nor should financial aid be given to him in any form except in accordance with the paragraph 10.2.22. इसका मतलब क्या हुआ कि इसके अलावा इसमें भी खास गवर्नमेंट की मंजूरी लेनी पड़ती है. ऐसा नहीं है कि आप किसी को भी अगर उसने नेग्लेक्ट किया तो आप उसका काम कर देंगे. डिपार्टमेंटली उसको किसी भी तरह का एड नहीं दिया जाता है. ठीक है, तो यहाँ पे यही कहा जा रहा है. अब हम लोग मूव करते हैं एडवांसेस टू कॉन्ट्रैक्टर में, जो हम लोगों ने कल कंप्लीटली देख लिया था. तो ये 10.2.23 कंप्लीट हो चुका है. अब हम लोग जाएंगे 10.2.24. अच्छा, कल जो हमने एडवांसेस पढ़ा था उसको लेकर के किसी को कोई कंफ्यूजन है? हाँ या ना बतलाइए, क्योंकि कल तो हमने उसको लगभग कंप्लीटली डिस्कस कर लिया था. बताइए आप लोग, किसी को कोई कंफ्यूजन है कल के बारे में? हेलो, देखिए आप लोग कम से कम हाँ या ना कहा कीजिए प्लीज, इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट. ठीक है, अगर है तो हाँ बोलिए, नहीं तो ना बोलिए, पर प्लीज क्वाइट मत रहिए. अदरवाइज मेरे पास दूसरा माइक है जिसमें केवल मैं ही बोलूंगा, आप लोग सब सुनेंगे, तो उसमें साउंड की क्वालिटी और अच्छी हो जाएगी. एलके जी, एक बार हमने वो माइक यूज किया था, है ना? चलिए. क्या बोल रहे हैं? पिछली बार काफी इंटरेक्टिव थे, काफी लोग. हाँ बिल्कुल बिल्कुल, नहीं होगा इस बार भी इंटरेक्टिव होंगे, ऐसा नहीं है कि नहीं होंगे, थोड़ी सी हिचक रहती है. होंगे. चलिए 10.2.24 कंडीशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट पेमेंट टू वर्क एस्टेब्लिशमेंट, इसके बारे में कोई भी एक आदमी पढ़ना शुरू कीजिए. पढ़िए. रूल फॉर द एंटरटेनमेंट ऑफ वर्क चार्ज एस्टेब्लिशमेंट. पढ़िए. हाँ सर. पढ़िए. Rule for the entertainment of work charge establishment are laid down in the paragraph 10 to 11 of the Central Public Works Department Code, subject to such general or special orders as may be issued by government, previous sanction of the divisional officer or the superintendent engineer as the case may be is necessary. सब रुक जाइए. देखिए अभी आप लोग क्या पढ़ रहे हैं? वर्क चार्ज एस्टेब्लिशमेंट पढ़ रहे हैं. ठीक है, पर आप सोचिए कि आप यही सीक्वेंस में क्यों आए हैं. तो आपको मैं फिर से एक बार पीछे ले जाता हूँ और पीछे ले जाकर के आपको याद कराता हूँ. आपको बिल्स के बारे में जब बताया जाने लगा था तो आपको बताया गया कि 3 तरह के बिल्स होते हैं, जो कि इनिशियल रिकॉर्ड बिल को कहा गया था. तो आपको याद होगा कौन से इनिशियल रिकॉर्ड की बात हो रही थी यहाँ पे. ठीक है ना, बिल्स की बात नहीं है. ठीक है, इनिशियल रिकॉर्ड की बात हो रही है. तो इनिशियल रिकॉर्ड 3 तरह के होते हैं, मास्टर रोल एंड कैजुअल लेबर रोल, हमने उसको पूरा देख लिया. फिर एमबी एंड स्टैंडर्ड एमबी, हमने वो भी देख लिया, है ना. तीसरा था वर्क चार्ज एस्टेब्लिशमेंट बिल. तो आप सोच रहे होंगे कि एमबी एंड स्टैंडर्ड एमबी तो हमने देखा है, इसके साथ साथ प्रिपरेशन ऑफ बिल भी देखा. बिल्कुल देखा. वो प्रिपरेशन ऑफ बिल का जो मामला था ना, जो कि अभी मैंने कंप्लीट किया है, वो एमबी और स्टैंडर्ड एमबी से डायरेक्टली रिलेट करता है. तो अभी एक बार हम लोगों ने इसको डिवाइड किया तो अपने को एक पिक्चर बन गई इस पूरे चैप्टर की, क्योंकि ये इनिशियल रिकॉर्ड पहले ही पेज में लिखा हुआ था. तो अभी तक हम लोगों ने मास्टर रूल, कैजुअल लेबर रूल पढ़ लिया, पूरा मेजरमेंट बुक को पढ़ा और इसके लिखने में कौन सी सावधानी बरतनी चाहिए, कौन कौन से इसमें एम्पावर्ड है उनके बारे में देखा. स्टैंडर्ड मेजरमेंट बुक के बारे में भी हम लोगों ने जाना. उसके आधार पर प्रिपरेशन ऑफ बिल में किस तरीके से सावधानी बरतनी चाहिए, कौन प्रिपेयर करता है, कौन चेक एंड पास करता है. ठीक है, कौन चेक एंड बिल करता है, कौन चेक एंड पास करता है. एसडीओ चेक एंड बिल करते हैं, डिविजनल ऑफिसर चेक एंड पास करते हैं, और उसके आधार पर डिविजनल अकाउंटेंट इसके अरिथमेटिकल एक्यूरेसी को चेक करने के बाद में पेमेंट करते हैं. इसी के आधार पे हमने एडवांसेस देखे, क्योंकि बिल का एकदम अनिवार्य अंग है एडवांसेस, है ना. इसी के आधार पे हमने क्या देखा? एडवांसेस देखे. ठीक है, तो अब हमने देख लिया. अब हम लास्ट में आ गए हैं वर्क चार्ज एस्टेब्लिशमेंट बिल पे, है ना. तो यहाँ से ये चैप्टर आगे बढ़ेगा इनिशियल रिकॉर्ड के मामले में. राइट, वर्क चार्ज एस्टेब्लिशमेंट बिल के मामले में मुझसे पहले भी पूछा गया था कि ये कौन से स्टाफ होते हैं. इसमें इस पैराग्राफ में पूरी तरह से क्लियर किया गया है. तो पैराग्राफ में क्या लिखा हुआ है कि पर्टिकुलर स्पेसिफिक वर्क के लिए वर्क चार्ज एस्टेब्लिशमेंट का रिक्रूटमेंट किया जाता है प्रायर सैंक्शन ऑफ सुपरिंटेंडिंग इंजीनियर और डिविजनल ऑफिसर. ठीक है, अप्रूव्ड बाय गवर्नमेंट. ठीक है, तो मैंने एक एग्जांपल दिया था कि जैसे गुजरात में एक सरदार सरोवर प्रोजेक्ट है. ठीक है,
अब सरदार सरोवर प्रोजेक्ट जो है वो एक खास प्रोजेक्ट है। इसके लिए वर्क चार्ज इस्टेब्लिशमेंट को रिक्रूट किया गया, ठीक है ना। यहाँ पे वर्ड दिया गया एंटरटेन, है ना, एंटरटेन किया गया, ठीक है। और इसके लिए कौन से रिक्रूटमेंट के लिए कौन से डिविजनल ऑफिसर या तो सुपरिंटेंडिंग इंजीनियर, ठीक है, जिसको कि सर्कल ऑफिसर भी कहते हैं, इन दोनों की यहाँ पे खास पहुंच रही है। अब यहाँ पे किसने सैंक्शन किया? गवर्नमेंट ने। अगर गवर्नमेंट ने सैंक्शन किया है तो किन किन बातों का ध्यान रखा जाएगा, इसमें आगे लिखा हुआ है, ठीक है। तो आप देखिए, एट द केस में बी इज नेसेसरी वी शुड स्पेसिफाई इन द रिस्पेक्ट ऑफ ईच अपॉइंटमेंट। तो उसके हर एक अपॉइंटमेंट में स्पेसिफाई किया जाएगा। क्या किया जाएगा संदीप जी, जरा पढ़िए। हाँ सर, पहला है द स्केल ऑफ पे। यस, ऐसे हम लिखेंगे, period ठीक है ना। रुकिए, पहला हम लिखेंगे स्केल ऑफ पे, माने उनकी सैलरी कितनी होगी। दूसरा क्या है? द पीरियड ऑफ सैंक्शन। यस, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि वर्क चार्ज इस्टेब्लिशमेंट होता है वो एंड पीरियड तक के लिए नहीं होता है, वो एक खास पीरियड तक के लिए होता है। हालांकि प्रैक्टिकली क्या होता है, प्रैक्टिकली एक बार अगर उनका अपॉइंटमेंट हो जाता है तो वो लोग नौकरी से छोड़ के जाते नहीं है, लेकिन उसमें स्पेसिफाइड लिखा रहता है कितने पीरियड के लिए, 2 साल, 5 साल, 10 साल, ये पीरियड एक्सटेंड होता रहता है। अगला पॉइंट क्या लिखा हुआ है? थर्ड पॉइंट, द फुल नेम अंडर ब्रैकेट एज गिवन इन द एस्टिमेट ऑफ द वर्क Yes. एंड द नेचर ऑफ द फुल नेम ऑफ वर्क। हाँ, इसका मतलब क्या होगा कि ये वर्क जैसे ही कंप्लीट होगा, सरदार सरोवर प्रोजेक्ट का मैंने एग्जांपल दिया, सरदार सरोवर प्रोजेक्ट का कंस्ट्रक्शन जैसे ही कंप्लीट होगा वर्क चार्ज इस्टेब्लिशमेंट को हटा दिया जाना चाहिए। लेकिन क्या हटाया जाता है? नहीं हटाया जाता, ठीक है। तो यहाँ तो फुल नेम ऑफ वर्क, खासकर उसी वर्क के रिगार्डिंग जब पैसे अलॉट किए जाते हैं तब उनको पेमेंट होता है ना, उनकी सैलरी का पेमेंट होता है। अगला फोर्थ पॉइंट क्या लिखा हुआ है? और पॉइंट नहीं है सर, एंड उसी में है द नेचर ऑफ ड्यूटीज ऑन विच द मैन एंगेज्ड वुड बी एम्प्लॉयड। यस, नेचर ऑफ ड्यूटीज का मतलब कौन ड्राफ्टमैन होगा, कौन ऑपरेटर होगा मशीन का, ठीक है, ये सब लिखा रहता है कि कौन क्या करेगा, कौन क्लर्क होगा। कुछ लोग क्लर्क में भी अपॉइंट होते हैं, ऐसा नहीं कि ऑफिशियल वर्क नहीं होता है वहां पे, ठीक है। तो ये वो मेन चीजें थी जिनके बारे में आप लोगों को वर्क चार्ज इस्टेब्लिशमेंट के बारे में जानना था, ठीक है। तो होप जिन्होंने मुझसे पहले क्वेश्चन किया था उनको ये बात समझ में आ गई होगी। हाँ या ना बतलाइए, बोलिए हाँ या ना। मैम आप तो कुछ बोलिए। पिछली बार मंजू मैम आपने वर्क चार्ज इस्टेब्लिशमेंट का बड़ा अच्छा से क्लियर किए थे। क्या बोले थे बताइए। ये वर्क चार्ज इस्टेब्लिशमेंट का वो था ना कि कैसे टेम्पोररी एम्प्लॉय है कि परमानेंट, लोगों को डाउट था ना, वो आपने क्लियर कर दिया था कि एम्प्लॉय हो गया तो सुप्रीम कोर्ट में केस किए बोले उसके बाद हाँ बिल्कुल, ये कहानी तो मैंने बताया नहीं। सुनिए हुआ क्या, गुजरात में जब मैं था ना तो वहाँ पे वर्क चार्ज इस्टेब्लिशमेंट को अपॉइंट कर दिया गया, और मजेदार बात है कि उसमें सैंक्शन पीरियड लिखा हुआ है, उसके बावजूद उन्होंने उसको कोर्ट में केस कर दिया, और कोर्ट में केस करके वो जीत भी गए और उनको परमानेंट करना पड़ा। ये बात बिल्कुल सही है, एकदम हकीकत, मुझे अच्छे से याद दिलाया। गुजरात में ऐसा हुआ है। गुजरात में हालांकि कोर्ट ने ये फैसला दिया है कि इनकी सैलरी जो बनेगी वो वर्क पे ही हेड होगी, उनका जो रेगुलर टेम्पोररी एस्टेब्लिशमेंट के लिए जो एक सब हेड मैंने बताया था आप लोगों को, किसी को याद है? हम लोगों को सैलरी जो मिलती है उसका सब हेड क्या है? अरे बाबा, हम लोग है ना टेम्पोररी एस्टेब्लिशमेंट या परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट, तो हम लोग को जो सैलरी मिलती है उसका सब हेड डायरेक्शन एंड एडमिनिस्ट्रेशन 2016 है ना, सब हेड 2016 तो मेजर हेड ना हुआ जी, हम सब हेड की बात कर रहे हैं, मेजर हेड, सब मेजर हेड, माइनर हेड, सब हेड, ठीक है। हमारा डायरेक्शन एंड एडमिनिस्ट्रेशन है, लेकिन उनका यानी कि वर्क चार्ज इस्टेब्लिशमेंट का सब हेड डायरेक्शन एंड एडमिनिस्ट्रेशन नहीं होता है, ठीक है। उनका रेगुलर हेड जिसमें काम होता है हाँ उनका वही होता है, ठीक है ना। तो कोर्ट ने डिसीजन लिया कि भाई उनका रेगुलर हेड में ही होगा जो काम वाला हेड है, और उनका जो होगा वो बजटेड हेड होगा, ठीक है। वो मतलब हमारा जैसे होता है ना, वोटेड नहीं होता है, हमारा चार्ज होता है, ऐसा नहीं, उनका बजटेड होगा। और यहाँ लिखा हुआ भी हुआ है, देखिए नेक्स्ट पैराग्राफ 10.25 पढ़िएगा, उसमें लिखा हुआ है, जरा पढ़िए संदीप जी। रूल फॉर द ग्रांट ऑफ लीव ग्रेचुटी पढ़िए।
rule for the grant of leave, gratuity, pension, traveling and other allowances, etc. to members of work at establishment are contained in the manual of the department concerned. The leave उनके मैनुअल में salaries, इसका जिक्र किया रहता है। आगे the leave salaries, traveling and other allowances of member of the temporary establishment whose pay is charged to work under paragraph 10 of CPWA code are regulated by the rules applicable to temporary establishment. The pay and allowances देखिए of अगला लाइन, work हाँ वही पढ़िए। हाँ पढ़िए द born पे एंड on अलाउंसेस regular ऑफ वर्क चार्ज establishment एस्टेब्लिशमेंट born will on be charged। regular establishment will be charged under the functional budget salary head of account. बिल्कुल सही बात है। ठीक है, पे एंड अलाउंसेस जो होता है उनका बजटेड हेड में होता है। ठीक है, हमारी तरह चार्ज नहीं होता है। ठीक है ना जी चलिए सर। 10.2.25 हमने कंप्लीट कर लिया। 10.2.26 बहुत आसान है। 10.2.26 कहता है कि उनका जो बिल बनता है ना, बिल, ठीक है, वो बिल दोनों है, यानी पे बिल भी है और एक्वेंटेंस रोल भी है। ठीक है, दोनों ही काम करता है। और ये जो होता है, हाँ, CPW 29 में होता है। ठीक है, दोनों का काम करता है एक्वेंटेंस रोल की तरह। हाँ, इसमें दो बातें और लिखी हुई हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। वो कौन सी बात लिखी हुई है? लिखा हुआ है कि इनका जो भी बिल बनेगा ना, वो अगर डिवीजन में काम होंगे, डिवीजन के स्टाफ होंगे या सब डिवीजन, जो डिवीजन के मतलब शहर में ही आता है, उनका जो सैलरी का बिल बनता है वो 5th, नॉट बिफोर 5th डे ऑफ मंथ एंड। समझे कि नहीं? माने कि 25 तारीख या 26 तारीख तक बिल बनता है इनका। समझे कि नहीं? और जो डिस्टेंस में रहते हैं ऐसे सब डिविजनल ऑफिसर, ठीक है, जिनका ऑफिस बहुत दूर है, डिवीजन से 150 किलोमीटर दूर है, उनका 15 तारीख को बिल बनता है, 15th ऑफ द मंथ। ठीक है, और दूसरी बात जो इंपॉर्टेंट लिखी हुई है, वो क्या लिखा हुआ है कि हर हाल में एब्सेंटी स्टेटमेंट होना चाहिए, जो कि बिल्कुल नहीं रहता है। मैं एक बात बता दूं, हमारी एजी ऑफिस जैसे काम करती है ना, वैसे बहुत कम ऑफिस काम करती है। हम लोग रूल्स एंड रेगुलेशंस के मामले में नियर टू परफेक्ट है, समझे। लेकिन स्टेट गवर्नमेंट का डिवीजन जहां पे वर्क चार्ज एस्टेब्लिशमेंट रहता है, अब CPWA का मेरा कोई एक्सपीरियंस नहीं है, मैं तो बुक देख के पढ़ा रहा हूँ, लेकिन वर्क चार्ज एस्टेब्लिशमेंट का जहाँ रिक्रूटमेंट स्टेट गवर्नमेंट में, वहाँ कोई एब्सेंटी स्टेटमेंट नहीं लगता, समझे, लेकिन लगना चाहिए। तो ये 2-3 बातें हैं, इसमें से कुछ छूट गया बताइए तो। सर ये एक्वेंटेंस रोल क्या होता है? क्या होता है दिलीप कुमार जी, बताइए तो एक्वेंटेंस रोल। रोल है ना, एक्वेंटेंस रोल क्या होता है कि पहले जब जो पुराने लोग हैं, वो उनको पुराने तो कोई नहीं है यहाँ पे, एक्चुअली एक्वेंटेंस रोल क्या होता है कि आपका जो पे एंड अलाउंसेस के सब डिटेल्स पहले बनाए जाते थे, तो उसको एक शीट होता है, उस शीट को बनाया जाता था, उसके बाद में पेमेंट होता है, उसी को देख के कैश पेमेंट किया जाता था, उसको एक्वेंटेंस रोल बोलते थे। आजकल तो कैश में हो गया है आज तो, समझे। सैलरी अगर कैश में पे की जाती है तो एक्वेंटेंस रोल के आधार पे की जाती है। इफ सैलरी पेड इन कैश, समझे, तब की जाती है। ब्रेकडाउन आता था कि इतना अलाउंसेस है, इतना आपका पे है, ब्रेकडाउन दिखा है। ठीक है, वजह कि जब आपके अकाउंट में आता है तो वहां से टैली करवाया जा सकता है ना, समझ रहे। लेकिन जब आपको कैश पेमेंट मिला है तो वहां पे कैसे टैली कराएंगे? ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाए हम। अभी तो बंद हो गया बैंक पेमेंट। 10 हाँ बोलिए। सर ये जो पॉइंट बताया आपने, पॉइंट नंबर 3, डिवीजन नॉट, क्या लिखा है, नॉट बिफोर 5th डे ऑफ द मंथ एंड, और SDO का 15th ऑफ द मंथ, ये डिफरेंस क्यों है ऐसा? नहीं, अगर देखिए सब डिवीजन भी अगर उसी शहर में है, मैंने आपको एक एग्जांपल देता हूँ, समझिएगा आराम से। अच्छा क्वेश्चन पूछा आपने कि मैं इरिगेशन मैकेनिकल डिवीजन बड़ौदा में था, ठीक है, BRC स्टैंड फॉर बड़ौदा, राइट। इसके नीचे में 3 या 4 सब डिवीजन थे, ठीक है ना। तो मान लीजिए कि एक सब डिवीजन जो है इरिगेशन मैकेनिकल सब डिवीजन नंबर 1, ये BRC में था, समझे। ये तीसरा था IMSD
नंबर 2 ये था ये था कहाँ, उकाई में, ठीक है। तो उकाई जो डैम था ना, उकाई डैम, ये इरिगेशन मैकेनिकल डिवीजन बड़ौदा से मिनिमम था तो 180 किलोमीटर दूर था, समझे कि नहीं। तो ये जो पहला वाला है जो कि बड़ौदा में ही है, उसके लिए यही वाला नियम लागू पड़ेगा, सिर्फ दे, समझे। और जो दूर में है, समझे, उसके लिए ये वाला नियम लागू पड़ेगा, समझ गए। यहाँ एसडीओ नहीं लिख देंगे, यहाँ पर डिस्टेंट लिख देते हैं, डिस्टेंट एसडीओ, ऐसा एसडीओ ऑफिस, सब डिविजनल ऑफिस जो कि डिवीजन ऑफिस से काफी दूर रहता हो। अभी समझ में आई बात मैडम? हाँ सर, लेकिन उससे बोलिए। क्या फर्क पड़ता है, ये डिफरेंस क्यों है, मेरे ये समझ नहीं आया। इसलिए क्योंकि पेबिल फिजिकल में आता है ना, ऑनलाइन नहीं आता है, और सारे का सारा सैलरी का पेमेंट डिवीजन से होता है, सब डिवीजन से नहीं होता है। ओके ओके, ठीक है सर। वहां से ट्रांजिट में आने में भी तो टाइम लगेगा। क्लियर है? चलिए आगे देखते हैं। तो एक अब आगे 10.2.28 अनपेड वेजेस, ठीक है। अनपेड वेजेस के बारे में आप लोग जानते ही हैं, पहले भी आप लोगों ने देखा था, उसको एचआर से पेमेंट करते हैं, है ना। वेजेस रिमेनिंग अनपेड ऑन द पास्ट बिल ऑन द डेट फिक्स्ड और क्लोजिंग ऑन द अकाउंट्स ऑफ द मंथ में बी पेड सब्सिक्वेंटली व्हेन क्लेम्ड, जब क्लेम किया जाएगा पेमेंट करना होगा। आगे एक लाइन लिखा हुआ है, आइटम रिमेनिंग अनपेड ऑन द मंथली बिल should be entered in simple register, full particular of the page, full particulars of the charge, including reference to the bill, being noted in the register form CPW 21A। ये फॉर्म CPW 21A क्या है, मुझे कोई बताएगा? 21 सर रजिस्टर ऑफ अनपेड वेजेज है, जो वेजेज पे नहीं किए गए। बिल्कुल सही, फॉर्म 21A जो है रजिस्टर ऑफ अनपेड वेजेज है, ठीक है। इसको आप लोग देख लीजिएगा ध्यान से, फॉर्म 21A रजिस्टर ऑफ अनपेड वेजेस। देखिए इनको मैंने पूछा जरूर, पर इनको किताब देखने का मौका नहीं मिला होगा, इनको जरूर ये याद होगा, है ना। तो मैं आप लोग सबों को जो भी अभी लाइव क्लास में है और जो यूट्यूब पे देख रहे हैं, मुझे मैं इंश्योर करना चाहता हूँ कि इनका जो ये है, ये बहुत ज्यादा इंटेलिजेंस की वजह से नहीं है, रेगुलरिटी की वजह से। अगर आप लोग सुबह और शाम रेगुलर रहेंगे तो आप लोग को भी सब कुछ याद हो जाएगा, मुंह ज़बानी, समझे। तो ये मेरा प्रॉमिस है आप लोगों से, जिनको भी थोड़ा भी हेजिटेशन है, अगर आप लोग रेगुलर रहेंगे कोई डाउट मत रखिएगा, निश्चित तौर पे आप लोग आराम से क्वेश्चन पिकअप कर पाएंगे, ठीक है ना। इसी का बी 10.2.28 का बी लिखता है कि सब्सिक्वेंट पेमेंट, अब मैं नहीं पढ़ूंगा, कोई आप लोग में से पढ़िए 10.2.28 का बी पढ़िए, चलिए पढ़िए। Subsequent payment should be made on hand receipt. Form CPWA 28 reference to the bill in which the charge was originally included and to the particulars item thereof being quoted in each case. ये आप लोग को याद आ रहा है, जब आप लोगों ने डेली रेटेड लेबर के वेजेस का, जब अनपेड वेजेस को बाद में पेमेंट कर रहे थे तो एचआर से पेमेंट कर रहे थे, याद आ रहा है आप लोगों को? मंजू मैडम, आपको याद आ रहा है? यस सर, एक्चुअली इसमें आप अगर हैंड रिसीट 28 से पे कर देते हैं तो फिर 21A में जो कि रजिस्टर ऑफ अनपेड वेजेज है उसमें भी एंट्री करेंगे, और मस्टर रोल जो कि 21 है उसमें भी एंट्री करेंगे, मतलब नोट लिखेंगे। बिल्कुल सही, ठीक, बिल्कुल सही। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ जाते हैं। ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस 10.2.29, ठीक है। इसमें लिखा जाता है नो बिल्स नीड बी प्रिपेयर्ड इन सपोर्ट ऑफ क्लेम्स फॉर ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस। ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस जो कि वेजेस के लिए होता है, डेली रेटेड लेबर के लिए भी हो सकता है, बहुत सारी स्टेब्लिशमेंट के लिए भी उनको भी लाना ले जाना पड़ता है, उनके जो ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस हैं उनके लिए कोई स्पेसिफिक बिल नहीं दिया गया है, ठीक है। पेमेंट उनको एचआर से कर दिया जाएगा, जो कि आगे लिखा हुआ है, दिस विल सेट फॉर ऑल द नेसेसरी पार्टिकुलर्स ऑफ द जर्नी परफॉर्म्ड, ठीक है। और इसमें आगे ऐसा कुछ नहीं लिखा हुआ है। हाँ, इसमें एक और बात लिखी हुई है, वो क्या लिखा हुआ है, नोट in respect to those members of the work establishment whose traveling allowances is determined with reference to the previous provision in supplementary rule TA bills in form GAR 14A should be prepared। इसका मतलब क्या है कि फंडामेंटल रूल FR, ठीक है, फंडामेंटल रूल एंड SR सप्लीमेंट्री रूल में TA का प्रोविजन है, ठीक है। और उसके कौन सा रूल है, रूल का नंबर तो नहीं दिया गया है, लेकिन अगर इस प्रोविजन के हिसाब से किसी WC एस्टेब्लिशमेंट को ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस का
पेमेंट किया जा रहा है तो वो गार 14A में पेमेंट किया जाएगा। फॉर्म गार 14A। ये फॉर्म कहाँ मिलता है आप लोग को पता है? कोई भी एक आदमी, लव कुमार जी छोड़ के बताएंगे मुझे? ये गवर्नमेंट अकाउंट रूल 1990 वाली किताब में है कि किसी और किताब में? कोई मुझे बता। गवर्नमेंट अकाउंट रूल्स में है, जीआर में है ना, रिसीट एंड पेमेंट रूल वाले में है, पहले पन्ने में। RNP में है क्या? रिसीट एंड पेमेंट रूल बोल गया हाँ आपने नहीं, रिसीट एंड पेमेंट रूल वाले में। अच्छा, रिसीट एंड पेमेंट रूल वाले में। हाँ हाँ, लेकिन रिसीट एंड पेमेंट रूल मेरे पास में है तो यहाँ पर है, तो तुरंत दिख जाएगा। देखिए रिसीट एंड पेमेंट रूल है ना, सब लोग को दिख रहा है? हाँ है ना, दिख रहा है ना? अब देखिए रिसीट एंड पेमेंट रूल का पहला ही पन्ना देखिए, और देखिए इसमें क्या लिखा हुआ है। देखिए रिसीट एंड पेमेंट रूल का पहला ही पन्ना, आप देखेंगे इसको जूम करके और देखेंगे गार फॉर्म लिखे हुए हैं। हाँ है ना, तो रिसीट एंड पेमेंट रूल में गार फॉर्म इसी में 14 है। ठीक है, चलिए क्लासिफिकेशन ऑफ चार्जेस हम लोग देख लेते हैं कि इनको जो आप सैलरी देते हैं वर्क चार्ज एस्टेब्लिशमेंट को, इनकी क्लासिफिकेशन कैसे करते हैं। ठीक है, तो वही वाला जो मैंने वही बार बताया है कि रेगुलर एस्टेब्लिशमेंट होता है तो उसका सब हेड डायरेक्शन एंड एडमिनिस्ट्रेशन होता है। वर्क चार्ज एस्टेब्लिशमेंट के लिए सब हेड नहीं है। एवरी पेमेंट मेड टू अ मेंबर्स ऑफ वर्क चार्ज एस्टेब्लिशमेंट वेदर ऑन अकाउंट ऑफ हिज वेजेज और इन रिकूपमेंट ऑफ एक्चुअल ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस टू बी डेबिटेड टू द वर्क ऑन विच ही इज एम्प्लॉयड। इसका मतलब वर्क का जो रेगुलर हेड है ना, मेजर हेड, सब मेजर हेड, माइनर हेड, सब हेड, जो रेगुलर हेड है उसी पे वो डेबिट होगा। हाउएवर इन रिस्पेक्ट ऑफ वर्क चार्ज एस्टेब्लिशमेंट बॉर्न ऑन रेगुलर एस्टेब्लिशमेंट, कुछ वर्क चार्ज एस्टेब्लिशमेंट ऐसे हैं जिनको कि रेगुलर एस्टेब्लिशमेंट में बॉर्न कर दिया गया है, पैदा कर दिया गया है, मतलब कन्वर्ट कर दिया गया है, समझे? उनके लिए फिर बजटरी सैलरी हेड ऑफ अकाउंट में होता है, इसको डायरेक्शन एंड एडमिनिस्ट्रेशन में पेमेंट किया जाता है। तो दिस वुड बी द एंड ऑफ द वीडियो। किसका 2059 होगा क्या? जैसे हाँ नहीं 2059, देखिए मैं आपको बता रहा हूँ, सुनिए आपका अगर रेगुलर एस्टेब्लिशमेंट है ना तो उसका भी 2059 ही है, ये रेगुलर वाला, समझे? और अगर WCE है, समझे, उसका भी मेजर हेड 2059 ही है। हाँ, मेजर हेड में और माइनर हेड, मेजर हेड सुनिए, मेजर हेड, सब मेजर हेड और माइनर हेड में कोई अंतर नहीं होता है, अंतर चला जाता है डिटेल हेड के बाद से। डिटेल के बाद, ठीक है, हाँ डिटेल हेड के बाद से अंतर जाता है। ठीक है, सॉरी सब हेड के बाद से, मेरी गलती, सब हेड, डिटेल हेड, ऑब्जेक्ट हेड, सब हेड के बाद से अंतर जाता है। ठीक है ना सर? ये बॉर्न ऑन रेगुलर एस्टेब्लिशमेंट का क्या मतलब हुआ? ये क्या डायरेक्शन मतलब वाला उनको है? कन्वर्ट ना उनको, हाँ बिल्कुल, उनको कन्वर्ट कर दिया गया है। पहले वो क्या एस्टेब्लिशमेंट था, फिर बाद में उनको कन्वर्ट करके रेगुलर एस्टेब्लिशमेंट में कन्वर्ट कर दिया गया। तो फिर ये उसमें आएगा डायरेक्शन? हाँ क्या बोल रही है? फिर ये डायरेक्शन एंड एडमिनिस्ट्रेशन उसमें आएगा? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ठीक ठीक है। थैंक यू फॉर लिसनिंग मी एंड वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू फॉर टू अटेंड माई लाइव क्लासेस, लाइव सेशन। थैंक यू वेरी मच। ठीक है, थैंक यू सर। सर, ये एक बार 27A और B दोबारा बता देना प्लीज।